Hello everyone, welcome to Only IES. In the series of Indian Economy for Prelims 2022, we are discussing economic survey. So अभी तक हम लोगों ने स्पेसिफिकली तीन चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे के पढ़ लिए हैं, ठीक है, जिसमें हमने स्टेट ऑफ इकोनॉमी, देन फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड जो चैप्टर था एंड देन मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो चैप्टर था, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब जो इंडिया का फॉरेन रिलेशन मेंटेन होता है, इंडिया जो एफडीआई एफआईआई जो है वो होता है, इंडिया जो अपने यहाँ से सर्विसेज रेमिटेंसेस ट्रांसफर्स जो होते हैं, दैट वी विल डिस्कस टुडे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले अगर देखा जाए कि एक्सटर्नल ट्रेड में, सो एक्सटर्नल ट्रेड ऑब्वियसली जब पेंडेमिक था, जब कोविड था, जब लॉकडाउन था, तो सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड था, ट्रेड सेगमेंट था, वो एक अनस्टेबल फॉर्म में था। आप एक्सपोर्ट इतना कर नहीं पा रहे थे, ठीक है, और इंपोर्ट आपको करना ही पड़ रहा था, ठीक है। दूसरी बात ये चीज थी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, कंटेनर्स बहुत शॉर्टेज में थे पूरे वर्ल्ड लेवल में, क्योंकि कंटेनर्स का प्रोडक्शन हो नहीं सकता था, फैक्ट्रीज क्लोज थी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पूरे पूरे वर्ल्ड में इट्स लाइक दैट कि इनिशियल फेज में जब कोविड का फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव आया फिर सेकेंड वेव आया, तो ट्रेड बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ था। ऑल्दो बाद में जब लॉकडाउन खुला, बाद में जब चीजें नॉर्मल होती गई, तो ट्रेड जो था वो भी बेहतर हुआ, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए एंड इम्पोर्ट्स थोड़े से कम हुए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिकॉज ऑफ हाई फ्रेट कॉस्ट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइस, क्योंकि लॉकडाउन था, फैक्ट्री में प्रोडक्शन 100% कैपेसिटी पे नहीं हो रहा था, अपार्ट फ्रॉम दैट लगातार नए नए वेरिएंट्स आ रहे थे, तो बीच बीच में लॉकडाउन लग रहा है, फिर ओपन हो रहा है मार्केट। तो ओवरऑल द ट्रेड इज इन अ सिचुएशन फॉर नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड, इट्स ऑन द स्विंग स्टेज। मतलब पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हुआ, और इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो रहा है, दैट्स काइंड ऑफ। तो अगर देखा जाए 2021-22 में, इन 2021-22 अप्रैल टू दिसंबर के टाइम पीरियड में, तो एक्सपोर्ट रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ 4.9%। तो अगर इफ यू विल सी द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ग्रो विथ 4.49.7% टू यूएस डॉलर 301.4 बिलियन। तो अब आप देखिए 2021-22 में जब चीजें थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हुई, मार्केट ओपन हुआ, ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश होने लगे कंट्रीज के बीच में, तो जो एक्सपोर्ट ग्रोथ थी दैट राइज टू 49.7%, 49.7% तक इट ग्रोस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रेड ओपन होगा, जब पैंडेमिक नहीं होगा, जब लॉकडाउन हट जाएगा, तो पीपल विल ऑल्सो स्टार्ट स्पेंडिंग। जो लोग स्पेंडिंग नहीं कर रहे थे, लोग अपने पास में ही पैसा रख रहे थे बिकॉज ऑफ फ्यूचर अनस्टेबिलिटी। और ऑब्वियस सी बात है, स्पेंडिंग जरूरी है करना, क्योंकि अलग अलग खर्चे अलग अलग टाइम पे करने होते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ी, सेविंग भी लोगों की इंक्रीज ऑलरेडी थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सरकार की तरफ से फिस्कल एक्सपेंडिचर्स करे गए, सरकार की तरफ से जो एक्सपेंशन किया गया, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपन, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, स्पेंडिंग इंक्रीज हुई, लोगों को इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ इंक्रीज हुई, एक्सपोर्ट एनहांस हुए। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ओवरऑल देखा जाए तो एक सिचुएशन जो कि पूरा एक रिसेशन काइंड ऑफ अ सिचुएशन था, उस सिचुएशन से हम वापस एक बेहतर ट्रेंड की तरफ मूव कर पाए। अगर देखा जाए इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट्स, तो यूएसए, यूएई एंड चाइना, दे रिमेन द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर 2021, while China, UAE and USA were the largest import source of India। तो देखिए बस ये रिवर्स ऑर्डर में, एक्सपोर्ट में इट इज यूएस, यूएई एंड चाइना, दिस इज एन एक्सपोर्ट। वहीं अगर आप इंपोर्ट में देखोगे तो चाइना, यूएई एंड यूएस। यूएई सेकंड पोजीशन पे है, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो। यूएस इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन, यूएस फर्स्ट पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर यूएस थर्ड पोजीशन पे, मतलब ये रिवर्स है बस, चाइना एंड यूएस, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब अगर बात करी जाए एक्सपोर्ट कंटेक्स्ट में, तो एक्सपोर्ट लगातार हमारे ग्रो हुए, किसमें, स्पेशली पेट्रोलियम, ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट एक्सपोर्ट। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर पेट्रोल, ऑयल और ल्यूब्रिकेंट का एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज हुआ, ऐसा कैसे? हिंदुस्तान तो पेट्रोल इंपोर्ट करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है, तो फिर ये एक्सपोर्ट में कैसे कंट्रीब्यूट हो रहा है? तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हिंदुस्तान पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करता, हिंदुस्तान इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल। अब इस क्रूड ऑयल से काफी सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसे पेट्रोल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ऑयल लिब्रिकेंट प्रोडक्ट बन सकता है, वैक्स बन सकता है, वेस्लीन बन सकती है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट कॉन्स्टिट्यूट 15% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब अगर भारत से मान लीजिए 100 रुपए एक्सपोर्ट, 100 रुपए भारत, 100 रुपए की कमोडिटीज इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें 15 रुपए की कमोडिटी जो है वो पेट्रोल, ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट की है।
वहीं अगर मैं बात करूं नॉन पीओएल मतलब इसके अलावा पेट्रोल ऑयल एंड लुब्रिकेंट के अलावा एक्सपोर्ट जो है वो भी हमारे राइज करे, रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 40.1% ओवर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। तो देखा जाए तो जो हमारे पीओएल प्रोडक्ट्स हैं और नॉन पीओएल प्रोडक्ट्स दोनों में ही ग्रोथ हमने रजिस्टर्ड करी। इन पीओएल एक्सपोर्ट इट इज 15% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। वही जो नॉन पीओएल है वो भी ग्रोथ, उनमें भी ग्रोथ हुई 40.1% की। सो ओवरऑल देखा जाए तो आर एक्सपोर्ट हैज इज एनहांस्ड। वहीं अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है एक्सपोर्ट एनहांस हुए, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड्स में भी हमने लगातार बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल करी। उसके पीछे रीजन ये था अपीडा। अपीडा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो प्रोसेस फूड होता है, जो प्रोसेस फूड होता है उसको दे हेल्प टू एक्सपोर्ट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इस समय पूरे वर्ल्ड में प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री एक सनराइज इंडस्ट्री के फॉर्म में काम कर रही है। प्रोसेस फूड क्या होता है, जैसे आपने एक फूड है, जैसे मान लीजिए जैसे आप वीट है, आपने वीट को प्रोसेस्ड करके उससे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, पोटैटो, किसान ने आलू उगाया अपने खेत में, ठीक है, और आलू उगाने के बाद उसने वो आलू जो है इंडस्ट्रीज में दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में दे दिया, वहां से उसके चिप्स बने, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज प्रोसेस फूड। फिर उस चिप्स में उन्होंने फ्लेवर्स ऐड कर दिए, मसाला ऐड कर दिया, उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें करी। दिस इज ऑल कॉल्ड एज प्रोसेस फूड। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे ये रोल्स होते हैं, एग रोल होता है, पनीर रोल होता है, जो जो आपने देखा होगा वो एक मैदा की रोटी पराठा टाइप होता है, उसको बना के दे विल मेक द रोल। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोसेस फूड। इसी को हम प्रोसेस करते हैं। आपने देखा होगा रेडी टू यूज मैगी होती है, उसमें गर्म पानी डालिए और मैगी बन जाती है। फ्लाइट्स में आपने देखा होगा, पोहा देखा होगा आपने, बस गर्म पानी डालते उसमें पोहा बन जाता है। दिस इज ऑल कॉल्ड एज प्रोसेस फूड। इन सभी को हम प्रोसेस फूड कहते हैं। तो प्रोसेस फूड का मार्केट इंडिया में इसलिए इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली क्योंकि डाइटरी पैटर्न एक तो लोगों का चेंज हो रहा है, पीपल आर मोर अवेयर अबाउट द प्रोटीन रिच डाइट। अब इसमें फोर्टिफिकेशन भी हो सकता है, इसमें फोर्टिफिकेशन भी हो सकता है। जैसे प्रोसेस फूड है, आप उसी में प्रोटीन ऐड कर दीजिए, आप उसमें कार्ब्स ऐड कर दीजिए। दूसरी चीज क्या है, द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल आर सो बिजी दैट दे डोंट हैव टाइम एक्चुअली टू कुक एंड ईट द फूड, दैट्स व्हाई दे प्रेफर प्रोसेस फूड। फिर तीसरी चीज ये भी है कि इट इज इजी, इससे वेस्ट नहीं होता। जैसे एक सपोज करिए मेरे को लंच करना है, आई हैव 15-20 मिनट्स फॉर लंच, रादर देन ईटिंग दैट होल थाली ऑफ 200-300 रुपीज, जैसे 5 सब्जियां हैं, 3 तरह की रोटी है, रायता है, मिठाई है, इतना नहीं कंज्यूम कर सकते। तो आप प्रोसेस फूड, आपने रोल खाया, कटलेट्स खाई, दैट इज प्रोसेस फूड। सो बिकॉज वेस्टेज भी इससे रिड्यूस होता है एंड इट इज इजी टू कंज्यूम, दैट्स व्हाई इट इज ग्रोइंग आउट इन इंडियन मार्केट। इसलिए ये प्रोसेस फूड इंडियन मार्केट में काफी हिट हो रहा है। और हमारा जो हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो हम प्रोसेस करते हैं, उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, और ये जो काम कर रहा है भारत में, दैट इज डन बाय अपीडा, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहीं एक और ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल? ये एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ये देखती है कि जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनकी क्वालिटी, उनके नंबर्स, मतलब रेगुलेटिंग एजेंसीज फॉर द एक्सपोर्ट, कि वो सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो रहे हैं, जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे डाले जा रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं डाला जा रहा दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, या जो क्वालिटी मेजर्स में नहीं है। कुछ समय पहले, मतलब 3 या 4 साल पहले की बात है, इंडिया के जो मैंगो है, जो एल्फेंसो मैंगो है, वो बहुत ज्यादा डिमांड में रहते हैं यूरोप में। लेकिन कुछ यूरोप ने उस पर्टिकुलर सीजन या उस पर्टिकुलर साल के लिए इंडियन मैंगोज को बैन कर दिया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का नहीं था। तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ये सारी चीजें देखती है, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है नहीं है, इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर आपने डालने हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं डाला आपने जो नॉट गुड फॉर हेल्थ है, एंड ऑल। तो इसके लिए दे विल ऑल्सो प्रोवाइड द ऑनलाइन इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट, कि भाई जैसे आपको एक एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि यू हैड दैट अथॉरिटी टू एक्सपोर्ट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कृषि उड़ान, व्हाट इज दिस कृषि उड़ान? जैसे उड़े देश का आम नागरिक था कि एक व्यक्ति को मान लीजिए बहुत सस्ती फ्लाइट्स 2500 रुपीज में एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, उसमें मिनिमम डिस्टेंस था कि इतने डिस्टेंस से ज्यादा पे नहीं हो सकता। उसी तरह से जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह पे थ्रू फ्लाइट्स भेजा जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, किसान रेल जो था, दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। किसान रेल में क्या हो रहा था, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स थे उन्हें फास्ट मूविंग ट्रेन जो होती है, पैसेंजर ट्रेन या जो आपकी फ्रेट ट्रेन होती हैं, उनसे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिर्फ यही नहीं, भारत ने बहुत सारे नेगोशिएशंस भी करे। इंडिया साइंड एफटीए डील विद यूके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील हमने यूके के साथ साइन करी और वह पूरी हो चुकी है।
ठीक है। तो एंड इसका टारगेट है टू डबल द बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, डबलिंग द बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिसेंटली इंडिया साइन एफटीए विद विच कंट्री। चलिए आगे बात करेंगे। अगर हम देखें कि टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस कौन है इंडिया के, तो यूएस, मैंने जैसे आपको बताया को यूएस, यूएई, चाइना। अच्छा, इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट है, बेल्जियम इज द न्यू एंट्रेंट। बेल्जियम एक न्यू एंट्रेंट है इसमें, ये बहुत ध्यान रखिएगा। बेल्जियम इसमें एक न्यू एंट्रेंट है। अभी तक बेल्जियम टॉप 10 में नहीं था, लेकिन पहली बार बेल्जियम इज इन टॉप 10। ये प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच कंट्री इज अ न्यू एंट्रेंट इन द टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मेड बाय इंडिया। सो बेल्जियम इज द न्यू एंट्रेंट। अगर एक्सपोर्ट कमोडिटीज का शेयर देखें तो सबसे नंबर 1 पे पेट्रोल प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं 14.9%। देन वी हैव पर्ल, प्रीशियस स्टोन, सेमी प्रीशियस स्टोन सेकंड नंबर पे 6.8, आयरन एंड स्टील थर्ड नंबर पे, ड्रग फॉर्मुलेशन, गोल्ड एंड अदर प्रीशियस ज्वेलरी। ये आपको याद रखना है इनके ऑर्डर। वहीं इंपोर्ट देखें, पेट्रोलियम क्रूड इज ऑन द नंबर 1, फॉलोड बाय गोल्ड, पेट्रोल प्रोडक्ट, प्रीशियस स्टोन्स, कोक, कोल एंड ब्रिकेट्स। तो ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको चार्ट में लिखना है इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड, उसी तरह से इन चीजों को भी लिखते रहिएगा कि भारत टॉप 10 एक्सपोर्ट किसको करता है, एक्सपोर्ट कमोडिटीज में इंडिया सबसे ज्यादा कौन कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट में भारत कौन कौन सी चीजें इंपोर्ट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए व्हाट आर द स्कीम्स दैट आर फॉलोड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द वेरी फर्स्ट स्कीम इज रॉडटैप स्कीम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्री के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव और इवन मेंस में भी ये पूछी जा सकती है, व्हाट इज रॉडटैप स्कीम। देखिए क्या हो रहा था, इंडिया जो था अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा था। इंडिया अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा था। अब जब इंडिया अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा था, तो इसके अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ में इंडिया के खिलाफ अब केस चला गया, इंडिया इज प्रोवाइडिंग सब्सिडीज इन द एक्सपोर्ट। और मैं आपको पढ़ाऊंगा जब एग्रीकल्चर में कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एक एग्रीमेंट था जो एग्रीकल्चर का साइन हुआ था, उसमें स्पेसिफिकली ये गिवन था कि आप अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे सब एक्सपोर्ट्स पे सब्सिडी नहीं दे सकते। ठीक है, आप अपने एक्सपोर्ट्स पे सब्सिडी नहीं दे सकते क्योंकि वो अगेंस्ट द इंटरनेशनल नॉर्म्स है। अब मान लो, एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 किलो राइस, 1 kg राइस अमेरिका में मान लीजिए है 1000 रुपीज का, इंडियन करेंसी की हम बात करें। इंडिया वहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल 700 रुपीज का इंडियन राइस मिल रहा है वहां पे। अमेरिका का जो राइस है 1 किलो वो 1000 का, और इंडिया का जो राइस है वो 700 रुपीज का है। तो माइट बी अमेरिकन पीपल विल प्रेफर दिस 1000 रुपीज राइस। बट नाउ सपोज इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड द सब्सिडी टू द राइस फार्मर्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस राइस इज नाउ सेलिंग आउट एट 500 रुपीज। इससे क्या होगा, इंडिया का राइस वहां 500 रुपीज में मिल रहा है और अमेरिकन राइस 1000 में मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट। सो इट विल, the people of America will buy the Indian rice, Indian basmati. As a result of that, it will led to the problem for the American manufacturer, American domestic producers. इसीलिए इस चीज को कंट्रोल करने के लिए पहले सब्सिडीज पे काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाई जाती थी, लेकिन अब ये कहा गया कि भाई आप एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं दोगे। इस चीज को लेकर भारत वहां पे केस हार गया डब्ल्यूटीओ में। खैर अभी वो अपील कर रखा है, अपीलेट ट्राइब्यूनल में है, लेकिन अभी वो पेंडिंग है केस वहां पे। तो इंडियन गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि भाई एक्सपोर्ट सब्सिडी तो दे नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो वर्ल्ड लेवल में स्टैंड ही नहीं हो पाएंगे, खड़े नहीं हो सकते। इसीलिए भारत सरकार ने एक स्कीम चालू करी, रॉडटैप स्कीम। इस स्कीम में भारत सरकार ने ये कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, सेलेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ये कहेगी कि जो टैक्सेस अभी तक आपको नहीं दिए गए थे, मतलब हम आपको रिफंड कर देंगे, हम आपको रिफंड कर देंगे जो टैक्सेस आपको पे करने होते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल टैक्सेस को। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका एक्सपोर्ट प्रोडक्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली चीप हो जाए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है बासमती राइस। अब जो बासमती राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और जो बासमती राइस प्रोड्यूस करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके और उससे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल टैक्सेस उस पर इम्पोज अगर उसने पे किए हैं तो उसको हम वापस से रिफंड कर देंगे, ताकि उसका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए, ताकि उसका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए और इंटरनेशनल मार्केट में वो अच्छे प्राइस पे उसको सेल कर सके और इंडिया अपना एक्सपोर्ट बेस वहां पे बना सके। अब इसमें कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि
टैक्सेशन सिस्टम जो होता है वो कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो किस तरह का टैक्स सिस्टम लगा सकती है. वी आर नॉट गिविंग सब्सिडीज हियर, वी आर रिड्यूसिंग द टैक्सेस, एंड इसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ बोल भी नहीं सकती. ये तो इंडिया का डिस्क्रिप्शन है कि भाई हम टैक्सेस कम कर रहे हैं, हम इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमारी टैक्स इनकम कम होगी, हमें कोई परेशानी नहीं है. तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई आपको कुछ नहीं कह सकता. दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये हमारा डिस्क्रिप्शन है कि हम टैक्सेस जो हैं वो रेमिट कर रहे हैं, हम टैक्सेस को रेमिट कर रहे हैं. दैट इज आवर डिसीजन. तो वो बिल्कुल हो सकता है, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो डेवलप अ डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब. डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब क्यों बनाए जाते हैं? फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चर इन द डिस्ट्रिक्ट. सपोज करिए जयपुर है, अब जयपुर की पर्टिकुलरली कुछ स्पेसिफिक चीजें, जैसे ब्लू पॉटरी है, ज्वेलरी है, मार्बल है. दिस इज वेरी मच इन डिमांड इन द होल वर्ल्ड. ठीक है. अब नाउ वी आर डेवलपिंग एन export hub in Jaipur itself, district export hub. Now Jaipur is exporting these particular product in the whole market through this export hub. Similarly, there might be the products in different parts of country जहाँ पे कोई specialized products होते हैं and they are selling that particular product. So we are developing a district export hub so that we can easily export our products and our exports get leverage, our exports get the facility to be distributed in the whole part of world. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इस पे बहुत बार बात पहले भी हम लोग कर चुके हैं. टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग, टू इंक्रीज द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग थिंग, टू एनहांस द एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल, वी लॉन्च दिस पर्टिकुलर स्कीम एंड we expect that it create a minimum production of over $500 billion in the next 5 years. So this scheme is the right now, it's a Sanjeevani booty of Indian manufacturing industry. So production linked incentive scheme is very very important for prelims and mains both. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री प्लस मीन्स दोनों के लिए. Then export promotion capital goods scheme, we also want to enhance the capital goods. See, capital goods demand is always high in India. Television, fridge, washing machine, AC, their demand is continuously high in India. So we want that we should promote the indigenous manufacturers to promote these goods. Okay, and apart from that, government of India also want that whatever the exports we are doing, we can make it to the world of Indian products. Although we cannot compete in present time with Samsung, O General, LG, we cannot compete with them right now. But still, we want that the Indian products should be on the race. Like Godrej is an Indian product. So Godrej refrigerators are very famous. Tata is an Indian product. Tata ACs are very famous. Okay. And similarly, we are promoting the brands like our own television companies get the great share in the market. So we are promoting this capital goods scheme also. Now, apart from that, government also launched the Pradhan Mantri Gati Shakti National Master Plan. What is that particular Gati Shakti scheme? Although I explained you that even before also, we are linking the infrastructure ministries all over the in all our country. The departments under the infrastructure, we are linking them. Not only for infrastructure, around 16 ministries are actually linked with each other. What happened is, usually जब जैसे क्या होता था, जैसे मान लीजिए सरकार को जयपुर से दिल्ली हाईवे बनाना है. अब सरकार ने हाईवे बना दिया. ठीक है, सरकार ने हाईवे बना दिया, फिर एकदम से टेलीकॉम मिनिस्ट्री या मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है वो बोलेगा कि हमको इसमें वायर डालने थे, आपने पहले सड़क बना दी. फिर वो सड़क वापस खुदेगी, फिर उसमें वायरिंग होगी, तो उससे कॉस्ट डबल हो जाती थी. तो गति शक्ति प्लान में क्या होगा, जो मिनिस्ट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे. जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री या रोड, जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारा रोड डिपार्टमेंट है, वो बता देगा कि भाई हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर रूट से इस पर्टिकुलर रूट तक रोड लाइन डाल रहे हैं, आपको उससे पहले कोई वायरिंग करनी है, कोई या कुछ और टेलीकॉम का कुछ वायर डालनी है, इलेक्ट्रिसिटी वायर डालने हैं, तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हम ये वाला काम करने जा रहे हैं. नौ वो उनको बता देंगे कि ठीक है, हमें यहाँ पे वायर्स डालने हैं, कि आप इस काम को 1 महीने बाद शुरू करिएगा, तब तक हम वायरिंग पूरी कर देंगे. तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी कॉस्ट बेनिफिट होगा, आपकी अननेसेसरी कॉस्ट नहीं लगेगी. दूसरी चीज ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब क्या हो रहा है, जब आपस में ही मिनिस्ट्रीज एक दूसरे से लिंक हो रही है, तो एवरी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री न्यू दिस थिंग कि व्हाट अदर मिनिस्ट्री इज गोइंग टू डू. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर, बिकॉज ऑफ दिस गति शक्ति प्लान, the overall infrastructure base in the whole economy keep on increasing. क्लियर हो गया प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान. चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टैग. आपको पता है फास्टैग, ताकि जो टोल टैक्स पे इतनी लंबी पहले भीड़ लगती थी, अब नाउ फास्टैग इज देयर, डायरेक्टली वो ऑटोमेटिकली स्कैन होगा
आपके फास्टैग अकाउंट में से, फास्टैग अकाउंट इज जस्ट लाइक पेटीएम अकाउंट, आपके फास्टैग अकाउंट में से अमाउंट बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा और सीमलेस मूवमेंट रहेगा। जो जिस टोल पे जहां पहले एक गाड़ी को निकलने में कम से कम 2 से 5 मिनट लगते थे, अब वो विद इन अ मिनट और उससे भी कम पे फटाफट से चीज हो रही है। Then Turant custom is custom clearances. Now custom duties be imposed. So custom authorities used to have so much of paperwork, बहुत सारा पेपर वर्क होता था, डॉक्यूमेंटेशन होते थे, बहुत बहुत टाइम तक शिप्स वहीं खड़े हैं, कस्टम क्लियरेंसेज नहीं मिल रही हैं, इस वजह से प्रोडक्ट्स डिले होते थे और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द even the FDI, even the exports of the different country get hampered. So now we are providing the quick custom clearances so that the particular products or the ships of the foreign country need not to stay for long. Then import clearances system, same thing, that we, whatever the imports we have, we need to have faster documentation that enhances the ease of doing business and single window clearances. And apart from that, free trade warehousing zones where we can keep the products. Otherwise what happen is we don't have the proper storage facility. अब स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होती थी तो जो हमारे एक्सपोर्ट होते थे हम वो बाहर पड़े हैं, बारिश हो गई या मान लीजिए कोई तूफान आ गया, कोई और दिक्कत हो गई, तो वो हमारे प्रोडक्ट्स खराब हो जाते थे। तो नाउ वी आर प्रमोटिंग द वेयर हाउसिंग जोन वेयर वी कैन कीप दोस, वी हैव अ बिग स्टोरेज स्पेसेस, वी कीप आवर प्रोडक्ट्स देयर ओनली। चलिए अब अगर बात करें इंपोर्ट्स के कंटेक्स्ट में, तो भारत के इंपोर्ट्स देखिए कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा है, चाइना, यूएई, यूएस, सऊदी अरब, इराक, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया। डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल, but at least top 5 you should know. China, UAE, US, it is opposite of US, UAE, China and export. Saudi Arab and Iraq, we import a lot from them. Now, if we talk about the trade balances, let's talk about trade balance. So, in context of US, we have positive trade balance. US के साथ हमारा positive trade balance है, बांग्लादेश के साथ positive trade balance है। आपसे पूछ सकते हैं, rank them in order of positive trade balance. Then Nepal we have positive, Turkey we have positive, Netherlands we have positive, UK we have positive. Now import. Now Korea we have negative, Qatar we have negative. Now see China. China we have 43.4 negative. That means how much we import and how much we export. It's almost negative 43.4. Almost 50% the differences between export and import. So in context of balance of trade, we have so much of negative balance of trade with China. Now when we talk about trade in services, this is about goods. Services is a kind of a component. Service एक तरह का ऐसा component है जिसमें इंडिया को हमेशा एक leverage रहता है, इंडिया हमेशा बेहतर परफॉर्म करता है, इंडिया is on the high note in when we talk about services. तो services registered export growth of 18.4%. हमारा जो सर्विस सेक्टर है that registered a record growth of 18.4%. तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि सर्विस एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हुए या ज्यादा हुए या स्टेबल रहे, तो वो इंक्रीज हुए। लेकिन एक इसमें कंसर्न है, एंड व्हाट इज दैट कंसर्न? दैट इज इन द नेक्स्ट लाइन। इट इज शोइंग द टॉप 3 कंप्यूटर बिजनेस एंड ट्रांसपोर्टेशन, दे आर 80% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, आपके एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, आपकी इनकम जनरेट हो रही है, दैट्स वेरी वेरी गुड, लेकिन आप देखो कि हमारे सर्विसेज का जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 80% of total service export belongs to these 3 things: computer, business and transportation. Now what about service, that hospitality sector? It is not there, and India is a nation of hospitality. India is the tourism capital of the world that we call generally. Hospitality sector is not there, hotel industry is not there, real estate, it's not there. So the 80% of total service export, only 3 things are there. So it's a cause of worry for the government. Now government feels that ये एक्सपोर्ट इनकम बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात है, हमारे एक्सपोर्ट सर्विस एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अब ये जो हमारे जो फोर्टे थे, ये हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, वी नीड टू एनहांस देम। ठीक है, समझ में आता है, कोविड था, लॉकडाउन इम्पोज था, वर्ल्ड लेवल पे ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस थे, इस वजह से ये नहीं बढ़ा, लेकिन ये फॉर श्योर इंक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर आप बात करें प्राइवेट ट्रांसफर्स की, तो वो 7.2% ग्रो कर दिया। ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वो अमेरिका में पढ़ाई करते हैं और मैं यहाँ से पैसा भेज रहा हूँ इंडिया से उनकी पढ़ाई के लिए अमेरिका में, तो दैट ग्रो बाय 7.2%, वो इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर रेमिटेंसेस की बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसिप्ट कंट्री, अगेन अ प्रीलिम्स क्वेश्चन। सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीट करने वाला देश है भारत। मतलब मेरे चाचा जी मान लीजिए अमेरिका में रहते हैं, वो पैसा भेज रहे हैं इंडिया अपने मम्मी पापा को, ठीक है। मान लीजिए मेरा भाई रहता है अमेरिका, वो पैसा भेज रहा है मुझे इंडिया, दैट इज द रेमिटेंसेस, इट इज हाईएस्ट। वहीं अगर मैं बात करूं कि
जब हमारा करंट अकाउंट बैलेंस जो फर्स्ट हाफ था 2021 का, जो फर्स्ट हाफ था, इट इज इन पॉजिटिव, बट आफ्टर व्हेन दिस लॉकडाउन गेट ईज्ड ऑफ, हमने लगातार इंपोर्ट करने शुरू कर दिए और बाकी सब चीजें इंक्रीज हुई, तो ये वापस से डेफिसिट में चला गया करंट अकाउंट। अच्छा, करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इन करंट अकाउंट? तो देखिए, करंट अकाउंट में आता है गुड्स, ठीक है, सर्विसेज, सर्विसेज, देन ट्रांसफर, रेमिटेंसेस। मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रांसफर एंड रेमिटेंसेस। So in the financial year 2021, in the first half, we have a positive current account balance, but then it shifts to deficit in the second half of 2021. If I talk about capital account में कौन कौन सी चीजें आती हैं? कैपिटल अकाउंट में आता है आपका एफडीआई, एफपीआई और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। दिस इज इन कैपिटल अकाउंट। तो फाइनेंशियल ईयर 22 का जो फर्स्ट हाफ था, कैपिटल अकाउंट यूजुअली गेट ट्रिपल्ड, सो हाउ दैट मच, मतलब इतना ज्यादा हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट हुआ, इतना ज्यादा बोरोइंग्स भी हुई और इतना ज्यादा हमारी कंट्री में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी हुए। बट उसके बाद में थोड़ा सा ये डिप करा, बट स्टिल वी हैव अ पॉजिटिव कैपिटल इनफ्लोस। ठीक है। अगर एफडीआई की बात करूं तो हाईएस्ट एफडीआई इज डन बाय सिंगापुर इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फॉलोड बाय यूएस, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, जापान। ये टॉप 5 आपको याद रखने हैं। सबसे ज्यादा सिंगापुर एफडीआई करता है भारत में, देन यूएस, देन मॉरिशस, देन नीदरलैंड एंड देन जापान। और कौन से सेक्टर में हाईएस्ट एफडीआई होता है? फर्स्ट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हाईएस्ट एफडीआई, followed by automobile industry, second number. This is again a kind of a question that can be asked in prelims. Okay. Now, if we talk about the balance of capital, the balance, BOP balance. What is the BOP balance? That is sum of current account plus capital account. Although अभी हमारा एक्सटर्नल सेक्टर बचा हुआ है, इसका स्टैटिक बेसिक पढ़ना है, उसमें हम और मैं आपको अच्छे समझा दूंगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट हाफ जो था उसमें ये इंक्रीज हो गया, ट्रिपल्ड हो गया, ऑलमोस्ट ट्रिपल टू 65.6, दैट मच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर पॉजिटिव रहता है, दैट मींस दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी इज विटनेसिंग हाई ग्रोथ। ठीक है। ऑल्दो सेकंड हाफ में थोड़ा सा रिड्यूस हुआ क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स जो थे वो लगातार बढ़ते गए। अगर मैं बात करूं नीर एंड रीर की, ये खैर नीर एंड रीर जब मैं आपको एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको अच्छे समझाऊंगा कि व्हाट इज दिस नीर एंड रीर। अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए, जब हम वहां पढ़ेंगे एक्सटर्नल सेक्टर में व्हाट इज नीर एंड रीर, तब इसको मैं आपको और ढंग से समझा दूंगा। अभी मैं यहाँ पे समझाना इसको ठीक नहीं समझता, क्योंकि अभी इसको समझाएंगे तो ये अपने आप में कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। तो वी विल डिस्कस दैट इन एक्सटर्नल सेक्टर। ये चीज पेंडिंग है, अभी ये चीज पेंडिंग रही, मैं इसको आपको एक्सटर्नल सेक्टर में पढ़ाऊंगा। सो दैट्स ऑल इन एक्सटर्नल सेक्टर। ये हमारा एक्सटर्नल सेक्टर का चैप्टर था। आई होप यू गेट टू नो व्हाट इज एक्सटर्नल सेक्टर। तो आज इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? दे कैन आस्क दैट एफडीआई इनफ्लो किस सबसे ज्यादा किसमें था, भारत के एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किसको हैं, भारत के इंपोर्ट सबसे ज्यादा किसको हैं, ठीक है, भारत के एक्सपोर्ट कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, भारत के कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत करता है, 80% ऑफ द सर्विस सेक्टर किस चीज में है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो पॉजिटिव रहा, करंट अकाउंट इनिशियली पॉजिटिव था, देन इट डिप्स। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन रेमिटेंसेस, इंडिया का टॉप मोस्ट है। This kind of questions can be asked in prelims. So that's all from my side. Thank you all of you. Take care.